नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस, इकोनॉमिक रिसेशन, साइक्लोन और अब टिड्डियों का हमला, यानी कि एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती है। भारत में जो इस समय टिड्डियों का हमला हो रहा है, ये पिछले 3 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है। इसने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, ये टिड्डियां क्या हैं, कैसे हमला करती हैं और इनसे कितना नुकसान होने की संभावना है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। इंडिया में 4 तरीके के लोकस्ट पाए जाते हैं: डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं डेजर्ट लोकस्ट। दोस्तों, आप इस तरीके से समझिए कि अगर लोकस्ट का एक स्मॉल स्वाम है तो वो एक बार में इतना खाना खा जाता है जितना कि 35,000 लोग मिलकर खाते हैं। दोस्तों, ये सुनने में ज़रूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसे एक अलार्मिंग सिचुएशन भी बताया है। दोस्तों, आप ऐसे समझिए कि लोकस्ट जब अकेला होता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं सॉलिटरी फेज। और अगर एनवायरनमेंट कंडीशन इनके अनुकूल है, यानी कि बारिश हुई है और सॉइल में वेट है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेगेरियस फेज। ग्रेगेरियस फेज में इनके जो बिहेवियर हैं उनमें भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे इनके ब्रेन का साइज बढ़ जाता है, इनके खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, दूसरा इनकी मूवमेंट भी रैपिड हो जाती है। ग्रेगेरियस फेज में ही इनके स्वाम्स बनते हैं और इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है, जैसे कि सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेशन है, यहाँ तक कि ये पेड़ों की छालों को भी खा जाते हैं। लोकस्ट एक दिन में करीब 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। इसने इंडिया में तो नुकसान पहुंचाया ही है, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी नुकसान पहुंचाया है। अगर इनकी संख्या के बारे में पता लगाया जाए तो दोस्तों, आप इस तरीके से समझिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए स्वाम में करीब 40 to 80 मिलियन तक लोकस्ट पाए जा सकते हैं। और एक दिलचस्प बात और बता दूं आपको दोस्तों, कि ये सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में कभी भी चेंज हो सकते हैं अगर वेदर कंडीशन इनके मुताबिक है। तो वेदर कंडीशन में जैसे रेन हुई है और सॉलिड में वेट है। ये जो इंडिया में इस समय जो अटैक हो रहा है, अमूमन ये इनका समय नहीं है। जुलाई से अगस्त के बीच इनका अटैक माना जाता है इंडिया में, और नवंबर तक ये चले जाते हैं। और ये अमूमन वेस्टर्न राजस्थान तक ही सीमित रहते हैं, यानी वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है। अभी इस तरीके की ये जो क्राइसिस आई हुई है, यानी लोकस्ट अटैक हो रहा है, ये पिछले 3 दशकों में होने वाला सबसे बड़ा अटैक है। दोस्तों, अब आप ये जान लीजिए आखिरकार ये लोकस्ट स्वाम इतनी बड़ी संख्या में आ कहाँ से रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है, उसने 3 हॉटस्पॉट बताए हैं, जिनमें से एक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें केनिया, सोमालिया और इथोपिया जैसे देश शामिल हैं। और दूसरा है रेड सी, जिसमें यमन और ओमान जैसी कंट्री आती हैं। और तीसरा है साउथ वेस्ट एशिया, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और इंडिया का हिस्सा आता है। इंडिया में ये जो इतनी बड़ी संख्या में जो इस समय लोकस्ट आ रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह हवा की तेज़ रफ्तार को माना जा रहा है। और दूसरा, पिछले साल अरब पेनिनसुला में 2 साइक्लोन आए, जिसकी वजह से वहाँ पर लंबे समय तक जहाँ पर रेगिस्तान थे वहाँ पानी भरा रहा। इसका असर ये हुआ कि लोकस्ट को काफ़ी समय मिल गया ब्रीडिंग करने के लिए, और एक बड़ी संख्या में लोकस्ट पैदा हुए, जिसका असर हम सभी के सामने है। लेकिन हंसी तब आती है जब हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल ये कहते हैं कि ये जो लोकस्ट आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इमरान खान ने हर लोकस्ट के ऊपर एक नैनो चिप लगा रखी है और वो वहीं से उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, यानी वो जहाँ चाहे वहाँ पर भेज सकते हैं। मतलब इंडियन न्यूज़ चैनल क्या समझते हैं, वो अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ ही समझते हैं, यानी वो कुछ भी दिखाएंगे और व्यूअर्स उन पर विश्वास कर लेंगे। मतलब बस दिखा दो कुछ भी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। तो वहाँ भी लोकस्ट स्वार्म ने बहुत भारी नुकसान पहुँचाया है। यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के मुताबिक जो पाकिस्तान में विंटर क्रॉप्स है, उसमें तो 2 बिलियन पाउंड्स का नुकसान हुआ है, और जो समर क्रॉप्स है उसमें 2.3 बिलियन पाउंड्स का नुकसान हुआ है। यानी एक तरीके से वहाँ के भी किसान बर्बाद हो चुके हैं। अब ये कहें कि पाकिस्तान सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने भी कदम उठाया। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में स्वार्म्स आते हैं, उनको रोकने के लिए इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ इलाकों में तो सेना तक को बुलाना पड़ा है इनको रोकने के लिए।
यानी ये संकट पड़ोसी मुल्क में भी काफ़ी बड़ा आया है। यूनाइटेड नेशन की ही एक रिपोर्ट बताती है कि वेस्टर्न अफ्रीका में 2003 से 5 के बीच में भी इस तरीके का स्वाम आया। उस समय किसानों को करीब करीब $2.5 अरब तक का नुकसान हुआ था। ये जो लोकस्ट हैं ये थाउजेंड्स ईयर से इंसान को परेशान करते आए हैं। आज तो जो खेती है वो इंडस्ट्री लेवल पर होती है, यानी कि काफ़ी बीच में होती है। पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में थोड़े से बीच में खेती होती थी। अब जब कभी भी इस तरीके के लोकस्ट स्वार्म आते थे तो ये खेती को चट कर जाते थे, यानी उस समय इंसान के भूखों मरने तक की नौबत आ जाती थी। दोस्तों, पाकिस्तान ने इन टिड्डियों से निपटने का एक नायाब ही तरीका निकाला है। वहां के किसानों से कहा गया है कि आप टिड्डियों को पकड़ो और मुर्गी दाना बनाने वाले प्लांट को दे दो। इसके एवज में प्लांट उनको 20 रुपये पर केजी के हिसाब से पेमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है और टिड्डी में 70% प्रोटीन पाया जाता है। अब तो वहाँ पर जो एनिमल फूड बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं वो भी टिड्डियों को खरीद रही हैं और इससे किसानों की कमाई भी हो रही है। हालांकि ये तरीका सुनने में अच्छा तो लगता है। वहाँ पर हो ये रहा है कि किसान रात रात भर जाल डालकर टिड्डियों को इकट्ठा करते हैं और कई कई टन टिड्डियाँ ले जाकर वो प्लांट को दे देते हैं। इससे किसानों की वहाँ पर कमाई भी हो रही है। हालांकि सजेशन अच्छा तो है, लेकिन इसमें ये चैलेंजेस है कि स्वाम्स में इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियाँ होती हैं, इस तरीके से उनको पकड़ना और उनकी संख्या को नियंत्रित करना, यानी कैसे भी करके उनके स्वाम्स खत्म हो जाएं, ऐसा तो लगता नहीं है। हालांकि इस तरीके का सजेशन इंडिया में भी आया है, लेकिन इसको अमल में लाने का काम गवर्नमेंट का है। इंडिया में भी टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए इन पर पेस्टिसाइड्स छिड़के जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो ज़्यादा जहरीले ना हो, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। एक तरीका है ड्रोन से छिड़काव करने का, लेकिन ड्रोन की कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो उसमें बहुत कम मात्रा में पेस्टिसाइड आ पाता है, यानी ड्रोन को बार बार रिफिल भी करना पड़ता है। हालांकि चैलेंजेस कई हैं। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये जो टिड्डियों का अटैक जो भारत पर हुआ है, ये टिड्डियाँ जल्द से जल्द भारत से चली जाएं, क्योंकि अभी भारत में रेनी सीजन आना बाकी है और ये जो मौसम है वो इन टिड्डियों की ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझको कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।